प्रवक्ता राम शरण, डाइट फिरोजाबाद। पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था कि संज्ञा और सर्वनाम के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। अब यहाँ परिभाषा देख लीजिए, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पर जिस शब्द से, अब एक उदाहरण कीजिए, वहाँ 4 लड़के बैठे थे। यहाँ पर क्या है? संख्या विशेषता में आकार, अवस्था, रूप, गुण आदि के द्वारा हो सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या होता है विशेषण। विशेषण और विशेष में पहले भेद जान लीजिए। विशेषण और विशेष क्या है? विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम सुंदर बालक है, तो यहाँ पर राम सुंदर बालक है, तो यहाँ पर क्या है? बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह हो जाएगा विशेष, और सुंदरता क्या है? विशेषता है। तो राम सुंदर बालक है, यहाँ पर राम आपका हो गया संज्ञा हो गया, और बालक को बताया जा रहा है सुंदर है, इसलिए बालक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी। कभी कभी पूछ लेता है विशेष्य और विशेष्य, विशेष्य और विशेषण। विशेष्य क्या होता है? विशेष की विशेषता बताता है विशेषण, या विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे देखिए विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? भाव, काल, आकार, समय, दशा, रंग। और भाव में जैसे आप दयालु, सुंदरता। काल में, काल का मतलब यहाँ समय से होगा, अगला पिछला पुराना। आकार में लंबा चौड़ा, ऊंचा नीचा। समय साप्ताहिक है, दैनिक है। दशा क्या है? दुबला पतला। रंग काला पीला नीला। ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के भेद हैं। उसके बाद परिणामवाचक, वही परिणाम का अर्थ है नाप और तौल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो दूध और कुछ। परिणामवाचक में भी निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक जैसे 1 किलो दूध लेकर आओ तो यहाँ पर निश्चित हो गया। जैसे कुछ दूध लेकर आओ तो यहाँ पर क्या हो गया? ये अनिश्चित हो गया। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिनसे संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अनिश्चित संख्यावाचक थोड़े आदमी, थोड़ी लड़कियां, थोड़े मात्रा में दूध लाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और विभाग बोधक, विभाग में भाग बांट दिया जाता है। जैसे कि प्रत्येक में से दूसरे लड़के को बुलाओ, प्रत्येक कक्षे से दूसरे लड़के को बुलाओ, तो ये क्या है? विभागवार विशेषण हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए विकारी और अविकारी के विशेषण के भेद भी होते हैं। विकारी और अविकारी के, यहाँ पर मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये किसके हैं? विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे प्रिय पुस्तक, किंतु दूसरी में प्रियतर और प्रियतम। तो इसमें क्या, फर्स्ट सेकेंड, जिस प्रकार से अंग्रेजी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से यहाँ विशेषण के भी होते हैं। जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। ये क्या होता है? विशेषण के प्रकार भेद हो जाते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए विशेषण शब्दों में रूप परिवर्तन के नियम। कुछ नियम हैं जिनके अनुसार विशेषण के शब्द के रूप परिवर्तन, जैसे लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? अब एक प्रकार से यहाँ देखिए विशेषण। अब विशेषण में कुछ संज्ञा प्रत्यय भी लगते हैं जिनके अनुसार हमारा विशेषण बनता है। अब यहाँ पर जैसे अंक से अंकित, इक
एक यहाँ प्रत्यय लग रहा है तो क्या बनना है, विशेषण बनना है। अर्थ से आर्थिक, अग्नि से आग्नेय, ये सब क्या है, विशेषण बन रहा है। उपन्यास में जब एक विशेषण जुटा, एक प्रत्यय जुटा तो औपन्यासिक। इस प्रकार से विशेषण बनाने के लिए भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अव्यय। अव्यय की परिभाषा यह है, न व्ययम इति अव्ययः, जिसका व्यय न हो वह क्या होता है, अव्यय। अब इसमें देखिए शाब्दिक इसका अर्थ क्या होता है, अ प्लस व्यय। अ संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। अव्यय का अर्थ है व्यय का निषेध, जो व्यय न हो। मैंने बताया भी इसका संस्कृत में क्या है, न व्ययम इति अव्ययः। जैसे अव्यय में किसी भी लिंग वचन विभक्ति के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह कब आए, वे कब आए, तुम कब आई, लड़की कब आई, लड़कियां कब आई। तो यहाँ क्या हो रहा है, लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि अव्यय को और स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं हम। सदृशम विषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। देखिए सदृश तिस लिंगे, संस्कृत में 3 लिंग और वचन भी 3 ही होते हैं, किंतु हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग होते हैं। इसलिए दोनों वचनों और दोनों लिंगों और सभी विभक्तियों में जिस शब्द के रूप में कोई अंतर न आए उसे अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के प्रकार कहीं कहीं परीक्षाओं पूछ लेता है। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय। पिछले वीडियो में भी चर्चा हो चुकी है ये क्रिया विशेषण क्या होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्रिया विशेषण क्या है। जैसे जब क्रिया की विशेषता बताई, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज गति से चलता है, तो ये क्या होता है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय। अब कालवाचक, कालवाचक में देख लीजिए क्या है, वे क्रिया विशेषण शब्द जो काल के संबंध में, काल मतलब होता है समय के संबंध को दर्शाते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इनमें महत्वपूर्ण शब्द आते रहते हैं, जैसे अब, कब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर, मध्याह्न, अपि, कभी भी, कभी न इत्यादि शब्द जल्दी जल्दी आते रहते हैं। ये के काल को बताते हैं, काल मतलब समय को बताते हैं। जैसे रमेश सुबह आया था, रमेश सुबह आया था, रमेश सुबह नहीं आया था, या मैं ज्यों ही कक्षा में गया त्यों ही बच्चे शोर करने लगे। तो इसमें क्या है, काल की तुरंत उसी समय का बोध करा रहा है। स्थानवाचक विशेषण क्या होता है, अव्यय का वह शब्द या जिससे यह पता लगे कि स्थान विशेष, वहाँ पर क्या होता है, वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहीं, जहीं, तहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, पीछे, ये तो क्या होते हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। वह कहाँ जा रहा है, तो क्या है, यह भी अव्यय है और इसमें भी लिंग वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे स्त्री जाए चाहे पुरुष जाए। वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रही है, हमारा क्रिया परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारा जो अव्यय है, स्थानवाचक जो अव्यय है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद परिणामवाचक, जिन शब्दों से परिणाम का बोध हो उन्हें परिणामवाचक। परिणाम क्या होता है, बस, पर्याप्त, मात्रा, कुछ, बिल्कुल, थोड़ा, बहुत, ये क्या है, परिणाम वाचक हैं। उसके बाद रीतिवाचक है, रीति का अर्थ है तरीका। जैसे कि आप धीरे धीरे काम कर लेंगे तो ये क्या है, रीति का तरीका है, आप तुरंत यह कार्य करिए, यह क्या रीति का तरीका है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक जिसे संबंध का ज्ञान हो, ठीक है। उसके बाद रूप और व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण, मूल संबंध बोधक अव्यय, यौगिक संबंध बोधक। उसके बाद अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, उसमें भी वही है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक। साधन में ही देख लीजिए क्या होता है, माध्यम, मार्फत, ये चीज़ें होती है साधनवाचक, कारणवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक। उसके बाद प्रयोग के आधार पर समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक को पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ किसी 2 शब्दों को जोड़ना होता है, 2 वाक्यों को जोड़ना होता है, जैसे राम और श्याम के, तो यहाँ और क्या है, समुच्चय बोधक है। वह, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो 2 या 2 से अधिक पदों, शब्दों या तथा वाक्यों का संयोजन
या विभाजन करते हैं। यहाँ संयोजन विभाजन दोनों हो जाएगा। संयोजक में क्या तथा एवं व, विभाजन में क्या किम की चाहे, विरोध में क्या वरन किंतु परंतु लेकिन। उसके बाद व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, उसमें क्या है कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, रूपवाचक। उसके बाद क्या है विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, विषाद, शोक, लज्जा आदि का भाव बोध हो, वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे हर्ष के लिए वाह वाह, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम, और कोई घृणित चीज़ छी छी, ये क्या होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। उसके बाद अव्यय शब्दों के स्थान का निर्धारण, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रिया का। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम करना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। अब क्रिया 3 प्रकार से बनते हैं। क्रिया कैसे कैसे बनते हैं? 3 प्रकार, संज्ञा से भी बनते हैं, धातु से बनते हैं और विशेषता से भी बनते हैं। जैसे अब धातु से हम लेते हैं गम धन जाना, तो क्या होगा गम धन, गमिष्यत हम बोलते हैं तो गम होगा। और देखिए पठ धन ना पढ़ना, हथि याना, हाथ हाथ शब्द हो गया, संज्ञा हो गया, और ना आना प्रत्यय लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो जैसे क्रिया, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, उसके पठ धातु में ना प्रत्यय कहते क्या पढ़ना बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए रचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार थे, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्रियाएं वे होती हैं जो धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही मूल, खाना, गाना, खाया। उसके बाद यौगिक क्रियाएं क्या होते हैं, एक या एक से अधिक तत्वों से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं यौगिक क्रिया मतलब प्रेरणार्थक, ठीक है, संयुगार्थक, अनुवार्थक, नाम क्रिया धातुएँ। ये हमारी क्या हो गई, आज हमने चर्चा किया विशेषण, विशेषण के भेद, अव्यय क्या होता है, अव्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा किया है आज। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में जाकर जो चीज़ें न समझ आ रहे हैं उसे आप कमेंट करिए या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। इस पर धन्यवाद।